तो नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विथ बुक में। और हम लोग लुसेंट कर रहे थे। लुसेंट में फिजिक्स चल रहा था। लुसेंट का सामान्य विज्ञान है, उसमें फिजिक्स चल रहा था। फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण तक हम लोग कर चुके थे। उसके बाद था 5वां टॉपिक था द्रव के सामान्य गुण। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, एक्सप्लोर, क्योंकि आयोग द्वारा जो क्वेश्चन बनाने का होता है कि वो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। कहीं से कुछ कहा नहीं गया है कि हम यहाँ से पूछेंगे, इस टॉपिक से पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आयोग का मन है कि वो कहाँ से क्वेश्चन टारगेट करेगा। लेकिन ऐसा है ना कि आंधी आने के बाद छत को बनाने का अच्छा या फिर घर को बनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आंधी आने से पहले घर को मजबूत बनाइए, अपने साख को एकदम मजबूत रखिए, स्ट्रांग रखिए। कहीं से भी मौका मत दीजिए कि हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ के फंसाया जा सकता है। कितने अभी यूट्यूब पर एक्सपर्ट सब बैठे बैठे हुए हैं जो कि टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ा दिए, वो टॉपिक पढ़ा दिए। लेकिन ऐसा नहीं करना। वो अच्छी बात है, वो अपने जगह पे बहुत अच्छे कर रहे हैं, कम से कम समय में खत्म कर देना चाह रहे हैं, बच्चों को अच्छा से अच्छा क्वेश्चन वेटेज दे रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन लाइन बाय लाइन कीजिए, तभी आपको लुसेंट पे पकड़ बनेगा। आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीख पाइएगा। क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं, आराम से सॉल्व करना सीख पाइएगा। तो शुरू करते हैं। द्रव के सामान्य गुण भौतिक विज्ञान में है। पहला है द्रव पदार्थ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटर कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि इसका परिभाषा कि प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव कहलाती है। ठीक है, जैसे में लकड़ी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, इत्यादि है। होता क्या है कि जो ऐसा वस्तु, ठीक है, मान के चले ये वस्तु है, ठीक है, इसको हम किसी जगह पे रखे, ये क्या कर रही है, इस जगह का स्थान घेर रही है। ठीक है, और इसमें वजन है, इसको हम नाप सकते हैं, तो ये द्रव्यमान हो गया। इसमें ये स्थान भी घेर रही है और द्रव्यमान भी है। ठीक है, और उदाहरण में देखिए, लकड़ी भी है, जल भी है, वायु भी है। यानी कि लकड़ी क्या होता है, लकड़ी को हम लोग छू सकते हैं, तो जस्ट लाइक लकड़ी के बदले में हम इसको यूज कर रहे हैं। फिर जल, हम पानी जो पीते हैं उसको हम ऐसे छू के, मतलब ये जो दिया गया कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, तो जल को हम छू के ही महसूस कर सकते हैं। वायु को हम वायु शरीर में लगने के बाद ही महसूस होती है, या फिर आसपास के वातावरण को देखने के बाद ही पता चलता है कि हवा की गति कितनी तेज है, वायु हवा चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, उसके बाद होता है कि द्रव की अवस्थाएं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। सामान्यतः द्रव की 3 अवस्थाएं होती है। पहला क्या होता है, ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है, तीसरा गैस होता है। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड कहते हैं, एयर, और गैस को गैस ही कहते हैं। ठीक है, और द्रव की चौथी अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा होती है। चौथी अवस्था प्लाज्मा को कहा गया है, जो आप लोग यहाँ मेंशन भी है, लुसेंट में आप लोग पढ़िएगा भी। फिर है कि द्रव की जो नवीनतम खोजी गई अवस्था का नाम क्या है, प्लाज्मा है। द्रव की नवीनतम यानी कि सबसे बाद खोजी गई अवस्था का नाम प्लाज्मा है, और यह इसकी चौथी अवस्था भी है। और इसका खोज किसने किया था, बोस आइंस्टीन संगनी ने किया था। ठीक है, बोस आइंस्टीन संगनी, और उसके बाद सत्येंद्र नाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924 में घोषणा की। ठीक है, किसने घोषणा की, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924 में घोषणा की, कि जिसे अन्य वैज्ञानिकों द्वारा 1995 में पूर्णतः सत्यापित किया गया। मतलब कहा गया है कि द्रव की जो चौथी अवस्था प्लाज्मा है, ठीक है, वो नवीनतम खोजी गई है। इसको किसने कहा, बोस आइंस्टीन संगनी। ठीक है, इसको बोस आइंस्टीन संगनी नाम दिया गया। सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924 में इसकी घोषणा की, और बाद में जब वैज्ञानिक इस पे शोध करने लगे तो उसे पता क्या चला कि 1995 में इसे पूर्ण रूप से सत्यापित कर दिया गया कि हाँ ये सही है। और इसे द्रव की 5वीं अवस्था भी कहा गया। ठीक है, चौथी अवस्था क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। 5वीं अवस्था क्या हो गया, बोस आइंस्टीन संगनी हो गया। और इसका कब सत्यापित किया गया, सत्यापित कब किया गया, 1995 में। और खोज किसने किया, सत्येंद्र नाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन ने कब किया, 1924 में। डाउट क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर है द्रव के सामान्य गुण क्या होता है। देखिए कि ठोस, द्रव और गैस में जो कुछ कण, ठीक है, कुछ गुण जो है अधिक स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। जिसमें कि ठोस में क्या पाया जाता है कि प्रत्यस्थता पाया जाता है।
ठीक है। प्रतिष्ठा के बारे में अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। द्रव में क्या पाया जाता है? दाब पाया जाता है, प्लवन पाया जाता है, पृष्ठीय तनाव पाया जाता है, केशिकत्व पाया जाता है, श्यानता पाया जाता है, जो कि हम इसका भी अध्ययन अभी करेंगे। फिर गैस में वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। ठोस में आपको बता दिए लकड़ी हो गया, द्रव में बता दिए जल हो गया, और गैस में बता दिए वायुमंडलीय दाब हो गया। अब क्या है कि प्रत्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लग जाता है, ठीक है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लग जाता है, ये वस्तु है, इस पे हम बाहर से बल लगाएंगे तो उसकी लंबाई, आयतन और आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे देखिए कि हम इसको दाबेंगे, इसको दबाएंगे तो क्या होगा, ये बीच से दबने के बाद थोड़ा सा फैलेगा। फैलने के कारण इसमें क्या होगा, कुछ आकृति परिवर्तन होगा, या तो इधर से थोड़ा फैल के बड़ा हो जाएगा या फिर इधर से हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सबसे कमजोर पार्ट होगा वही होगा। जस्ट लाइक रबर देख लीजिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका आकृति कुछ परिवर्तन हो जाएगा, और जब बल हटा लिया जाता है तो वह वस्तु पुनः पूर्व स्थिति में आ जाता है। फिर इस पर से बल हटा लेंगे तो फिर वापस ये ऐसा हो जाएगा। और इस बाह्य बल को विरूपक बल एवं वस्तुओं के गुण को प्रत्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, इसी को कहा गया प्रत्यवस्था कहा गया है। यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर है कि इस प्रकार प्रत्यवस्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे ही बल हटा लिया जाता है तो वह अपनी पूर्ण अवस्था में वापस आ जाती है। यहाँ तक हम आपको क्लियर कर दिए हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको स्किप कीजिए, यहाँ तक पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ये क्लियर, प्रत्यवस्था क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि इस्पात में क्या है कि इस्पात में रबर से अधिक प्रत्यवस्था है। ठीक है, इस्पात रबर से अधिक प्रत्यवस्था क्यों है? तो भौतिक विज्ञान में प्रत्यवस्था को परिवर्तन का विरोध, इंग्लिश में रेसिस्टेंस ऑफ चेंज के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है इसी के बारे में जानेंगे कि परिवर्तन का विरोध जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा पदार्थ का प्रत्यवस्था होगी, और जब वह विरूपक बल हटा लिया जाएगा तो वह पदार्थ तीव्रतर गति से अपने पूर्व रूप में आ जाएगा। इस परिभाषा के अनुसार इस्पात रबर की अपेक्षा अत्यधिक प्रस्तात है, क्योंकि जब विरूपक बल हटा लिया जाता है तो इस्पात रबर की तुलना में ज्यादा तीव्रता से अपने मूल रूप में लौटता है। ठीक है, रबर की तुलना से ज्यादा इस्पात क्या है, रबर की तुलना से ज्यादा जल्दी मूल रूप में लौटता है। सामान्य जीवन में हम उस पदार्थ को ज्यादा प्रत्यास्थ मानते हैं जो किसी पदार्थों से ज्यादा फैलता है, जबकि भौतिक विज्ञान में हम उसे पदार्थ को ज्यादा प्रत्यास्थ मानते हैं जो पदार्थों की तुलना में अधिक परिवर्तन का विरोध प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसलिए प्रत्यास्थ पर विचार करते समय हमेशा सामान्य जीवन में प्रत्यास्थ की अवधारणा और भौतिक विज्ञान में प्रत्यास्था की अवधारणा में इस बुनियादी अंतर का ध्यान रखना चाहिए। ये समझने लायक है, फैक्ट है, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, ये सिर्फ फैक्ट है, इसको याद नहीं करना है। उसके बाद क्या हो जाता है कि जब किसी वस्तु की आकृति, ठीक है, जब किसी वस्तु की आकृति अथवा उसका आकार बदल जाता है तो हम कहते हैं कि वस्तु विकृत अथवा विरूपित हो गई है, तथा इसको विरूपण कहते हैं, इंग्लिश में डेफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफॉर्मेशन। फिर से देखिए, जब किसी वस्तु की आकृति अथवा आकार बदल जाता है तो हम कहते हैं कि वस्तु विकृत अथवा विरूपित हो गई है, तथा इस क्रिया को क्या कहते हैं? विरूपण कहते हैं। समझ गए? तो ये सपोज दैट ये वस्तु है, इसकी आकृति बदल जाएगी, इसका आकार बदल जाएगा, तो हम इसको कहेंगे कि यह वस्तु या तो विकृत हो गई है या फिर विरूपित हो गई है। इस तरह के पदार्थ को क्या कहेंगे? विरूपण कहेंगे। क्या कहेंगे? इस क्रिया को क्या कहेंगे? विरूपण कहेंगे। उसके बाद है प्रत्यवस्था सीमा। देखिए क्या प्रत्यवस्था सीमा में क्या होता है कि विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यवस्था की गुण बना रहता है, तथा जिसमें अधिक बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यवस्थता का गुण समाप्त हो जाता है। प्रत्यवस्था की सीमा कहलाती है। भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए प्रत्यवस्था की सीमा भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे कि आप देख लीजिए, रबर है, ये प्लास्टिक है, ये रबर है। रबर ज्यादा फैलता है, प्लास्टिक कितना भी खींचेंगे
कम फैलेगा, परिवर्तन होगा लेकिन कम परिवर्तन होगा। तो इसको क्या कहेंगे, यह एक प्रत्यस्था सीमा है। इसमें सीमा लगा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा, रबर जो है कि 1 मीटर तक बढ़ सकता है, ½ मीटर तक बढ़ सकता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से बढ़ सकता है। तो यही हुआ प्रत्यस्था की सीमा हुआ। उसके बाद है विकृति तथा प्रतिबल। इसके बाद क्या, विकृति तथा प्रतिबल है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसकी मूल लंबाई में वृद्धि, मूल लंबाई में क्या होता है, वृद्धि, एवं मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। अर्थात उस वस्तु की प्रारंभिक लंबाई एल में वृद्धि छोटी एल होती है, तो छोटी एल बटा बड़ी एल को विकृति कहते हैं, तथा प्रति एकंक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं कि प्रति एकंक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात को वस्तु की प्रत्यवस्था या यंग मापांक, इंग्लिश में यंग मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। याद करने लायक नहीं है, समझने लायक है। याद इसमें क्या करना है, यहां से देखिए कि प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात के वस्तु की प्रत्यवस्था का यंग मापांक, ठीक है, यंग मापांक कहते हैं। उसके बाद क्या है, उससे पहले भी देखिए क्या है, पढ़िए यहां से कि विरूपक बल अगर उसके मूल लंबाई में वृद्धि हो जाती है, उसका प्रारंभिक लंबाई होती है विकृति कहते हैं। और यहां से पढ़िए प्रति एकंक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। कि प्रति एकंक क्षेत्रफल जितना भी है उस पे जो बल लगेगा, ये देखिए ये एकंक हो गया, इसका एकंक क्षेत्रफल हो गया, इस पे जो लगाएंगे बल क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा। यहाँ तक समझ गए। इसमें देखिए हुक का नियम है, हुक का नियम से प्रश्न बनता है, तो इसका परिभाषा से बनेगा। इसमें एक आपको फॉर्मूला से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, और पूछा भी जाएगा तो प्रत्यवस्था या गुणक के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें कि प्रतिबल विकृति है। तो पढ़िए इसको कि प्रत्यवस्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात प्रतिबल क्या होता है, विकृति होती है, प्रतिबल बराबर विकृति होती है। अब देखिए कि इसका सूत्र क्या, प्रतिबल बटा विकृति इक्वल टू एक नियतांक होता है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, जिसे प्रत्यवस्था का गुणक, प्रत्यवस्था गुणक भी कहते हैं, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यहाँ काफी है, यहाँ तक काफी है, इसको स्किप कर दीजिए। इसमें पढ़ने लायक क्या है कि प्रत्यवस्था गुणक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, ठीक, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। यदि विकृत लंबाई में हुई तो प्रत्यवस्था गुणक को यंग गुणक, यंग मॉड्यूलस कहते हैं। प्रत्यवस्था गुणक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर था, जिसे पास्कल पीए कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं, जिसको हम पीए से डिनोट करते हैं। समझ गए। प्रत्यवस्था गुणक का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। और जिस इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं, और पास्कल को हम पीए से डिनोट करते हैं। फिर यंग गुणक का परिभाषा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन गुणक यानी कि बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। अब अपरूपण विकृति क्या होता है के लिए इसे अपरूपण गुणक कहते हैं, ठीक है। फिर आयतन गुणक बराबर क्या होता है कि तलीय प्रतिबल बटा इसका हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा, आयतन विकृति। ये इसका फॉर्मूला हो गया, स्किप मारिए। उसके बाद यहाँ पे इसका मान दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ऋणात्मक चिन्ह इस तथ्य की और संकेत करता है कि दाब वृद्धि करने पर आयतन की कमी होती है। तो ऋणात्मक चिन्ह क्या संकेत करता है, इसको दाबेंगे, इसके अंदर से जो खोखला भाग होगा उसमें क्या होगा कि उसमें, ठीक है, दाब वृद्धि करने पर आयतन की कमी होती है। इसके अंदर का जगह दबने के कारण कुछ खाली हो जाएगा, तो आयतन में कमी की वृद्धि होती है, ठीक है। फिर आयतन गुणक का एसआई मात्रक क्या जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल, यानी कि इसका और इसका सेम होता है। इसको पढ़िए, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़िए, दोनों सेम ही है। ये प्रत्यवस्था का भी सही है और आयतन का भी वही होगा। और आयतन गुणक का व्युत्क्रम विलोम जो है को संपीड़ितता कहते हैं। क्या कहते हैं, संपीड़ितता कहते हैं। आयतन गुणक का व्युत्क्रम या विलोम जो भी कहिए को संपीड़ितता इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कंपेरेसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। फिर अपरूपण गुणक आता है। अपरूपण गुणक का फॉर्मूला ये है,
उसके बाद इसमें देख लीजिए कि F/A अपरूपण प्रतिबल है, थीटा अपरूपण विकृति हो गया। उसके बाद देखिए क्या है कि अपरूपण गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल है, इसका भी सेम है। यानी कि एक याद कीजिए, आयतन गुणांक और ये प्रत्यस्था तीनों का सेम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। यहाँ तक नो डाउट। उसके बाद आ जाता है पवासों का अनुपात, कि पार्श्विक विकृति, ठीक है, पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पवासो अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवासो अनुपात कहा जाता है। इसका प्रतीक ये होता है, ठीक है, इससे निरूपित किया जाता है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसको स्किप मारिए। अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो पवासो का जो वो अनुपात है उसको किससे प्रतीक, उसका प्रतीक क्या है? तो ये है उसका प्रतीक, ठीक है, इसको भी स्किप मारिए। उसके बाद आ जाते हैं दाब में। दाब में क्या होता है, देखिए कि किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है, ठीक है। किसी सतह की प्रति, ये देखिए ये है, ठीक है, इसका एक क्षेत्र लेते हैं, जस्ट लाइक मिडिल पॉइंट लिए, इसको हम दबाएंगे, इस पर जो क्षेत्रफल कार्य कर रहा है वह बल क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा, क्योंकि ये वस्तु को दाब रहा है, क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। देखिए अर्थात दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल हम ऊपर से लगा रहे हैं, क्षेत्रफल इसके अंदर है, ठीक है। अतः क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका दाब का एसआई मात्रक हो गया, अपरूपण गुणांक का एसआई मात्रक हो गया, आयतन गुणांक का एसआई मात्रक हो गया, और प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम डिनोट पास्कल से करते हैं। पास्कल को इंग्लिश में पीए कहते हैं। और यह मात्रक द्रवों का, ठीक है, यह मात्रक द्रवों का क्या हो जाता है? विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक जो है ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था, ठीक है, के समान रखा गया। दाब एक अदिश राशि है। ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन कि दाब कौन सी राशि है, तो क्या बोलेंगे? दाब एक अदिश राशि है। क्या बोलेंगे? दाब एक अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद द्रवों में दाब देखिए कि द्रवों में किस तरह से दाब होता है, कि द्रव पदार्थों का दाब उनके भार के कारण होता है। द्रव के गुण, द्रव के अणु विभिन्न दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं। इस कारण द्रव के अणु परस्पर तथा बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण बर्तन की दीवार एवं तली के बल अनुभव करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला इसी बल को द्रव का दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव का दाब कहते हैं। अब द्रव में दाब की गणना क्या होती है, कि द्रव के अंदर किसी वस्तु, किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई h के द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से समझने लायक बात है, इसको याद नहीं कर रहे हैं। अर्थात ये दिया गया है कि दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? h इंटू डी इंटू जी, जहाँ पे h क्या हो जाएगा? h हाइट हो जाएगा, d डायमेंशन हो जाएगा, g मतलब त्वरण हो जाएगा। फिर देखिए कि दाब का जो द्रव का दाब बर्तन जिसमें वह रखा जाता है उसकी आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल में वायुमंडलीय दाब को सम्मिलित कर लिया जाए तो द्रव में कुल दाब बराबर वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, प्लस हाइट हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, और त्वरण हो जाएगा। अब द्रवों में दाब संबंधी नियम देखिए। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। कथन निष्कर्ष में इसी टाइप का क्वेश्चन बनाता है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। अर्थात गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है, क्योंकि गहराई के बढ़ने से ऊपर द्रव का भार बढ़ता है। लेकिन चित्र ए के अनुसार देखिए, ये चित्र ए है, इसके अनुसार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर छिद्र ए, बी, सी और डी है। चित्र ए के ऊपरी सीमा तक जल भरा रहने पर यदि जल के इन छिद्रों से होकर बढ़ने दिया जाए तो जल की धार सबसे अधिक दूरी छिद्र ए से आएगी, क्योंकि छिद्र ए अन्य बिंदुओं के नीचे गिरता है, अर्थात उसकी गहराई सबसे अधिक होती है, अतः वहां दाब भी सबसे अधिक होगा। दाब क्या होगा? सबसे अधिक होगा। फिर स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा के बराबर होता है। ये आपका बी
का है, इसको भी देखना है। अर्थात क्या है कि एक ही गहराई पर सभी दिशाओं से समान दाब लगता है। चित्र बी में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एक ही गहराई में चारों ओर छिद्र बने हुए, यदि बर्तन में जल भरने के बाद इन सभी छिद्रों को खोला जाए तो सभी छिद्रों में जल समान दाब से निकलेगा। क्या निकलेगा? समान दाब से निकलेगा। उसी तरह यह सी नंबर है। क्या ये सी नंबर है? सी नंबर में भी इस तरह दिया गया है कि चित्र सी में यदि बिंदु ए, बी एवं सी पर दाब समान है, अर्थात हम द्रव पात्र में द्रव का दाब जो है सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई पर निर्भर करता है, यह नली के आकार या चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। चौथा में क्या है कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद कीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद करना है। उसके बाद क्या है कि द्रव का जो घनत्व जितना ही अधिक होगा, उसका दाब उतनी ही गहराई पर उतना अधिक होगा। ठीक है। द्रव को देखिए, द्रव का जो दाब है उसका घनत्व जितना अधिक होगा, उस दाब का जो गहराई है उतना ही अधिक होता है। फिर द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम क्या? पास्कल अपने नियम में क्या कहता है उसको देखेंगे कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो समान गहराई पर स्थित सभी बिंदु पर द्रव का दाब समान होता है। फिर पास्कल वही नियम, पास्कल का दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा कथन, ये पहला कथन था, ये दूसरा कथन है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग को आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। ठीक है, उसका ये है डायग्राम। फिर देखिए कि पास्कल के नियम के आधार पर कई द्रव चलित यंत्र बनाए गए, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस हो गया। इन सभी द्रव चलित यंत्रों की कार्य विधि द्रवों के मूलभूत गुणों पर निर्भर करता है। पहला तो यह कि द्रव लगभग, ठीक है, असंपिंडीय होते हैं, अर्थात दाब देकर उनका आयतन घटाया नहीं जा सकता। तथा दूसरा यह कि किसी भी दाब के अधीन वे किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। द्रव चलित यंत्र के सिद्धांत को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मान ले कि पिस्टन ए और 1N को अधोमुखी बल पर कार्य कर रहा है तो पिस्टन का क्षेत्रफल 1/1000 मीटर स्क्वायर है। इसलिए द्रव द्वारा संचारित दाब का मान कितना होगा? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, उसका 1/1। और उसके इसका जो ये सूत्र है 1/1000, वन बल का 1 होगा, क्षेत्रफल का 1/1000, और इसका यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो कर देंगे तो 1000 पास्कल। उसके बाद है कि यह बल 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले पिस्टन बी पर कार्य करता है तो बी पर लगने वाला ऊर्ध्वामुखी बल होगा बल बराबर क्षेत्रफल गुना दाब, क्या हो जाएगा? 1 × 100 = 101, चूंकि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। उसके बाद अतः यदि कोई घर्षण हानि नहीं हो तो 1N के, ठीक है, 1N के बल द्वारा 100N का भार उठाया जा सकता है, जो कि 1000/1 = 1000 यांत्रिक लाभ होगा। इस प्रकार द्रव चलित यंत्रों पर कम बल लगाकर कई गुना अधिक यांत्रिक लाभ उठाया जा सकता है, लाभ लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। अब जानिए कि गलनांक क्या होता है। तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? आप समझ लीजिए कि जैसे हम पानी गर्म करते हैं, ठीक है, पानी गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है। अगर उसका आयतन बढ़ता है तो उस पर दाब का गलनांक भी बढ़ेगा। जैसे कि मोम हो गया, घी हो गया। हम मोम को देखते हैं कि मोम एक साधारण ऐसे हम दुकान से खरीद कर आते हैं, ऐसे रहते हैं, लेकिन उसको जलाने के बाद वो फैलती है तो उसका क्या होता है? आयतन बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद घी जब जमा हुआ रहता है तो थोड़ा सा रहता है, लेकिन उसको जब द्रव में हम करते हैं गैस पे गर्म करके तो वो थोड़ा सा आयतन ज्यादा लेता है। इसके विपरीत गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है। जैसे में क्या हो जाता है? बर्फ हो जाता है, बिस्मित हो जाता है, ढलवा लोहा आदि हो जाता है। फिर क्वथनांक पर दाब का प्रभाव देखिए कि सभी द्रवों का क्वथनांक उनकी खुली सतह पर दाब बढ़ने से बढ़ जाता है। फिर जैसे साधारण वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु यदि दाब को 2 गुना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक लगभग 125 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
कितना हो जाता है 125 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको समझना है, याद नहीं करना, समझना है, याद नहीं करना है। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर देते हैं, समझना है, याद नहीं करना है। उसके बाद आ जाता है प्लवन। प्लवन के बाद हम थोड़ा सा करेंगे रिवीजन। प्लवन में क्या है कि ठोस जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। क्या कमी प्रतीत होती है? भार में यह आभासी कमी जो है द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है। इस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, उत्प्लावन बल या उत्क्षेप कहते हैं। उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। जल के उत्क्षेप का अध्ययन अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया और एक सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसको भी समझना है, रटना नहीं है, बस 2-3 बार पढ़ेंगे, दिमाग में ऑटोमेटिक फिट बैठ जाएगा। फिर 2 दिन के बाद रिवीजन करेंगे, 2 दिन, हर 2 दिन 3 दिन पे रिवीजन करते रहेंगे, फिट बैठ जाएगा। कोई भी चीज रेगुलर कंसिस्टेंट होके आप रिवीजन कीजिएगा तभी दिमाग में बैठेगा। ऐसे लाइन बाय लाइन हम समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ लीजिए, लेकिन रिवीजन करना नहीं छोड़िएगा। नोट्स बनाना है, सिंपल नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन रिवीजन करना ही करना है। फिर देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। क्या होती है? आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। किसके भार के? द्रव के भार के बराबर होती है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, देख रहे हैं कि किसी ठोस का अपेक्षित घनत्व इक्वल टू क्या होता है कि ठोस का वायु में भार, इसको डिवाइड कर देंगे जल में ठोस के भार की कमी से। दूसरा में किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व क्या होता है कि द्रव में ठोस के भार की कमी, इसको क्या करेंगे? जल में ठोस की भार की कमी से। फिर देखेंगे कि अपेक्षित घनत्व एक शुद्ध संख्या है। क्या एक शुद्ध संख्या है? इसका कोई मात्रक नहीं है। अपेक्षित घनत्व एक शुद्ध संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब घनत्व बराबर क्या था कि द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, ये घनत्व हो गया। अपेक्षित घनत्व वस्तु का घनत्व बता पानी का घनत्व। फिर आ जाते हैं प्लवन में। प्लवन को इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटिएशन। कि जब जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। पहला, वस्तु का भार जो नीचे की ओर जाता है। दूसरा, द्रव का उत्क्षेप या उत्प्लावन बल जो ऊपर की ओर जाता है। तो निम्न 3 अवस्थाएं हो सकती है। वो अवस्थाएं कौन कौन सी होगी? जैसे कि देखिए कि ये मान के चलिए ये पानी की टंकी है। ठीक है, ये पानी की टंकी है, इसमें ये बॉल है, इसको हम रखेंगे। तो इसके अनुसार क्या होगा कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है, जब हम इसको हम नीचे की ओर डुबाएंगे, ठीक है, नीचे की ओर डुबाएंगे तो क्या होगा? नीचे की डुबाई, उस पर 2 बल कार्य करता है। पहला, वस्तु का भार। अगर गेंद है तो इसमें वजन भी होना चाहिए, और वजन है तो वस्तु का भार हो गया। उसके बाद नीचे की ओर कार्य करता है तो वस्तु का भार कहाँ कार्य करेगा? नीचे की ओर, गेंद को नीचे लाने का प्रयास करेगा, पानी में डुबाने का प्रयास करेगा। ठीक है, दूसरा क्या? द्रव का उत्क्षेप या उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। ठीक है, और दूसरा क्या? उत्क्षेप या उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, जिससे क्या होगा कि वस्तु पानी में तैरती रहेगी। जैसे बर्फ हो गया, गेंद हो गया, जो साधारण द्रव्यमान वाली है, जिसका पानी से जल से द्रव्यमान कम होता है, घनत्व कम होता है। ठीक है, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। तो निम्न 3 अवस्थाएं हो सकती है। पहला, अर्थात वस्तु का भार उसके उत्क्षेप या उत्प्लावन बल से अधिक हो। मैंने बताया इस अवस्था में वस्तु द्रव में डुबोई जाएगी। क्या होगा? द्रव में डूब जाएगी। दूसरा क्या है कि वस्तु का भार उसके भार द्वारा हटाए गए द्रव के भार यानी उसके उत्क्षेप के बराबर हो। तो इस अवस्था में वस्तु के परिणामी बल W जो है कि वेट हो गया, ठीक है, बराबर 0 हो जाता है। तो इस स्थिति में वस्तु ठीक द्रव की सतह के नीचे तैरती रहती है। द्रव के सतह के नीचे तैरती रहती है, बिल्कुल इस प्रकार से तैरती रहती है। पहला में
तैरती रहती है, दूसरा में मिडिल में आके डूब जाता है जो कि घनत्व समान होने के कारण होता है, तीसरा में क्या होता है कि एकदम से शून्य हो जाने पर वो डूब जाती है। तीसरा में है कि अर्थात जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्क्षेप या उत्प्लावक बल से कम हो, ठीक है, जो साफ शून्य हो गया, तो इस स्थिति में परिणामी बल ऊपर की ओर लगता है। अतः क्या हो जाता है कि वस्तु के कुछ भाग द्रव के ऊपर रहता है और कुछ भाग वस्तु में तैरती रहती है। ऐसी अवस्था में वस्तु का घनत्व जो है कि क्या होता है कि द्रव के घनत्व से कम होता है। अतः द्रव में आंशिक रूप से डूबकर तैरने वाली वस्तु के लिए यह फॉर्मूला यूज हो जाता है। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी दिया गया कि हमने बर्फ बताया था थोड़ा देर पहले कि जैसे बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर, 9/10 भाग के नीचे रहता है। ठीक है, यानी कि जब बर्फ जो है पानी में तैरती है उसके आयतन का 10 में से पहला भाग पानी भाग के ऊपर, ठीक है, और 9/10 भाग यानी कि 10 में से 9 भाग तक पानी के नीचे रहता है। अतः बर्फ का घनत्व 0.9 प्रति सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब या प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। इसी सिद्धांत पर पानी मिले हुए अशुद्ध दूध में दुग्धमापी यानी लैक्टोमीटर में डुबाकर क्या होता है, लैक्टोमीटर में डुबाकर दूध की मिश्रित प्रतिशत मात्रा ज्ञात करती है। यानी कि दूध को मापने की जो मीटर है लैक्टोमीटर, वो इसी फॉर्मूला पे काम करते हैं। किस फॉर्मूला पर? तो ये प्लवन के फॉर्मूला पर, उत्प्लावक बल के फॉर्मूला पर या उत्क्षेप फॉर्मूला पर कार्य करती है। और यहाँ से एक चीज और सीखने को मिला कि दुग्ध की शुद्धता का मापन क्या है? तो लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। किससे? लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। फिर आ जाता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है कि इससे तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। क्या इससे तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है? यह प्लवन के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? यह प्लवन के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत व प्लवन के नियम के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। क्या मिलता है? अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे कि लोहे का जहाज पानी में तैरता है, ठीक है, परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है। सोचिए ऐसा क्यों होता है कि बड़ा बड़ा जहाज जो आप लोग देखते हैं समुद्र में, जो कि एक देश से दूसरे देश के बीच आयात निर्यात करता है, कि वो तो लोहा का बना है, वो पानी पे तैर रहा है, लेकिन कील पानी में डूब जा रहा है। इसका कारण क्यों है? इसका कारण है उसकी सही बनावट। क्या कारण है? उसकी सही बनावट। ठीक है, इसका कारण है जहाज की विशेष बनावट है। जहाज को एक विशेष प्रकार से बनाया जाता है कि जो कि उसका क्षेत्रफल और आयतन और द्रव्यमान तीनों को बराबर बैलेंस रखता है, जैसे कि बर्फ बैलेंस रखता है। ठीक है, बर्फ या बॉल कहिए, ठीक है, डूब जाती है। इसका जहाज का विशेष बनावट हो गया। जहाज की विशेष बनावट के कारण इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार, मैंने बताया क्षेत्रफल, जहाज के भार से अधिक होता है। ठीक है, पानी का भार जहाज के भार से अधिक होता है, जिसके कारण इस पर अधिक उत्प्लावन बल लगता है। वह जहाज तैरता रहता है। ठीक है, समझ गए? यानी कि जहाज को जो बनाया जाता है पानी में जब वो तैरता है तो वो अपने भार से ज्यादा पानी को हटाता है, इसीलिए उसका उत्प्लावन या प्लवन बल क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, इसलिए वो तैरता रहता है। और कील द्वारा हटाए गए द्रव का भार कील के भार से कम, पानी के भार से कम होता है। कील जो होता है जैसे हम पानी में रखते हैं वो डूब जाता है, क्योंकि कील अपने से ज्यादा पानी के क्षेत्रफल को हटा नहीं सकता है, इसीलिए वो पानी में आसानी से डूब जाता है। उसके बाद हो जाता है फलतः कील पानी में डूब जाती है। ठीक है, यहां तक समझ गए? यहां तक नो डाउट। फिर जीवन रक्षा पेटी जो है लाइफ बेल्ट, पनडुब्बी भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत गैसों के लिए भी सत्य है। जो आर्किमिडीज का यह सिद्धांत है, आर्किमिडीज का ही सिद्धांत है, यह सिद्धांत गैसों के लिए सही है। और यह सिद्धांत आपको किसमें मिला? हाइड्रोमीटर में मिला। किसमें मिला? हाइड्रोमीटर में मिला। उसके बाद देखिए कि तैरने का नियम क्या है। तैरने का नियम देख रहे हैं क्या है कि जब वस्तु किसी द्रव में तैरती है, क्या होता है? जब वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। क्या होता है? द्रव के भार के बराबर होता है। तथा वस्तु गुरुत्व केंद्र पर हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होते हैं। क्या किस रेखा में होते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है। तो इसको भी सटीक पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है, अपने आप माइंड में आने लगेगा। इसको ज्यादा रटना नहीं है, रटने से कुछ नहीं होने वाला है। स्मार्ट वर्क कीजिए, 2 से 3 बार पढ़िए, हर एक 2 दिन 3 दिन पे रिवीजन कीजिए, खुद ब खुद माइंड में हटेगा। जो बच्चे कहते लूसेंट मुझे समझ नहीं आता, उसको लूसेंट समझ आने लगेगा। 2 बार 3 बार पढ़िएगा, लूसेंट समझ आने लगेगा। फिर आता क्या है? मित केंद्र आता है। मित केंद्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि तैरती हुई वस्तु द्वारा
विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा काटती है उसे मित केंद्र कहते हैं। तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतरण के लिए मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होनी चाहिए। गुरुत्व केंद्र के क्या होनी चाहिए? ऊपर होनी। मित केंद्र जो है गुरुत्व केंद्र के ऊपर होनी चाहिए। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, तो जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल अपवर्तित रहता है, अर्थात पानी का तल पहले के ही समान रहता है। क्या होता है? पानी का तल पहले के ही समान रहता है, उसमें कोई तरह का बदलाव नहीं होता। उस स्थिति को क्या कहेंगे? मित केंद्र कहेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पृष्ठ तनाव, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है इसके बाद जानेंगे। उसके बाद थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे इसको पूरा करने का। ठीक है, और पूरा करना ही है, पूरा नहीं कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है आधा अधूरा छोड़ने में। पृष्ठ तनाव में क्या होता है कि ससंजक बल और असंजक बल, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है जिसके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। किसके किसके लिए कार्य करता है? ससंजक बल और असंजक बल के लिए। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है जिनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ससंजक क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, ठोसों में ससंजक बल का मान बहुत अधिक होता है जिससे उनके अणु दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, फलस्वरूप उनका आकार जो है निश्चित होता है। द्रवों में ससंजक बल का मान बहुत कम होता है, फलस्वरूप द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। क्या होता है? कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है जिसके कारण उनमें विसरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। बस इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ इंपॉर्टेंट। इसके बाद बीच में छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे कि इस बल के कारण ही ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने का अक्षर उभर के आता है। ठीक है, अगर पूछा कि किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक के लिखने का अक्षर उभर के आता है, चौक से लिखने पर अक्षर उभर के आता है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आसंजक बल। ठीक है, आसंजक बल। और उसका पूरा क्या है कि दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। ठीक है, जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के आसंजक बल के मान से कम होता है तो वह द्रव उसी ठोस को गीला नहीं कर पाता है। जैसे कि पारा कांच पर नहीं चिपकता है क्योंकि पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से कम होता है। ठीक है, इस प्रकार जब किसी ठोस युग्म के लिए आसंजक बल मान द्रव के अणुओं ससंजक बल के मान से अधिक होता है तो वह ठोस को गीला कर देता है, जैसे पानी का कांच पर चिपकना। क्योंकि पानी और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल पानी के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक होता है। फिर द्रव के भीतर, उसके बाद पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ते हैं कि द्रव के भीतर का अणु ससंजक बल के कारण अपने पड़ोसी अणुओं के द्वारा आकर्षित होता है। ठीक है, जैसे पड़ोसी से आकर्षित होता है तो द्रव का, उसको क्या कहा जाता है? द्रव का ऊपरी पृष्ठ सतह स्वतंत्र होता है जिसे स्वतंत्र पृष्ठ भी कहा जाता है। फिर द्रव के ऊपरी पृष्ठ के नजदीक न होकर द्रव के भीतर होने वाला अणु अपने पड़ोसी अणुओं के चारों तरफ पूर्ण रूपेण घिरा होता है। ऐसा अणु जिसके पड़ोसी अणुओं द्वारा सभी दिशाओं के समान रूप से आकर्षित किया जाता है, इसलिए एक ही दिशा में परिणामी खिंचाव शून्य होता है। द्रव को स्वतंत्र या पृष्ठ सतह से अगर नजदीक के अणुओं का ऊपर अन्य द्रव अणु नहीं होते, इसलिए ऐसा करना खिंचाव महसूस करता है। ठीक है, क्योंकि द्रव के ऊपरी सतह से नजदीक के सभी अणु इस तरह नीचे की ओर आकर्षण बल महसूस करते हैं, इसलिए द्रव ऐसे काम करता है कि मानो कि वह तना हुआ इलास्टिक झिल्ली हो, जहां तक संभव हो अपने को सिकुड़ने का प्रयास कर रहा हो। अतः द्रव का पृष्ठ व्यवहार ऐसे करता है जैसे कि तनाव टेंशन में हो।
स्प्रिंग समझ रहे, स्प्रिंग उसको खींचिए, जबरदस्ती खींच के रखिए, लेकिन वो प्रयास करता है कि हम अपने मूल रूप में वापिस आ जाए, जहां तक हम मुड़ने का प्रयास करें। स्प्रिंग समझ गए, इसको समझ गए। स्प्रिंग आप लोगों ने बहुत देखा होगा, साइकिल के स्टेयर में देखा होगा, बाइक के स्टेयर में देखा होगा, या फिर किसी चीज को खींचने में उसमें भी देखा होगा। उसके बाद क्या कि इस प्रकार द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का तनाव भी पृष्ठ तनाव कहलाता है। अतः किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के क्या होती है, काल्पनिक रेखा, ठीक है, इकाई लंबाई रेखा पर लंबवतः द्रव पृष्ठ के तल पर कार्य, ठीक है, कार्य करता है। यदि लंबाई रेखा एफ बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव बराबर टी बराबर सरफेस टेंशन बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा आई, यानी कि पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक भी न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बस इसे हम पास्कल के नाम से नहीं जानते, ठीक है। इसका क्या होता है, ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर, इसका न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, स्क्वायर नहीं होता, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होता है। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए द्रव की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पृष्ठीय के प्रति मात्रक क्षेत्रफल का यही अतिरिक्त ऊर्जा पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। अतः यदि किसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कार्य करता है, ठीक है, डब्ल्यू कार्य करता है, तो द्रव का पृष्ठ तनाव बराबर ये हो जाता है। यदि, ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक, ठीक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किसके अनुसार, क्षेत्रफल के एकांक वृद्धि के अनुसार, क्षेत्रफल के एकांक वृद्धि के अनुसार पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है, जिसके द्वारा दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल से कम होता है। चूंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंद, पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं, इसीलिए वर्षा का बूंद जो है, पारे का कण आदि गोलाकार होता है। अब नोट में पढ़िए कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप यह शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य हो जाता है। इसको मस्ट रीडिंग करना है। फिर उदाहरण में देखिए, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर तैराई जा सकती है, ये आप लोग पढ़िएगा उदाहरण, ठीक है। उसके बाद साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वो मेल के गहराई में चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज्यादा साफ होता है, ये आप लोगों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं केशिका में, हम आपको केशिका समझाते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। केशिकत्व में क्या, केशनली में क्या होता है, केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतारने की घटना को केशिकत्व कहते हैं, ठीक है। केशिकत्व, केशनली कैपिलरी ट्यूब, केशनली जो होता है, ठीक है, जिसको टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं, के ऊपर चढ़ने या उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व समझ गए। केशनली एक बहुत ही कम एक समान त्रिज्या वाली एवं खोखली नली होती है। केशनली में कोई भी द्रव किसी सीमा तक चढ़ेगा या केशनली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केशनली के ऊपर चढ़ जाता है। इसको भी आप लोग रीड कीजिएगा, बस याद करना क्या है, केशिकत्व किसे कहते हैं, यहाँ तक पढ़े। इसके बाद इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है कि जितनी पतली होगी द्रव उतनी ही अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा, इसको भी पढ़ लेना है। फिर उदाहरण भी इसका सब पढ़ना है कि ब्लॉटिंग पेपर स्याही शीघ्र सोख लेता है, इसके बने हुए छोटे छोटे केशनली छिद्र केशनली की तरह कार्य करते हैं। इसको भी, ये 5 उदाहरण है, एग्जाम्पल, इसको पढ़ना। फिर आ जाता है श्यानता पर, जिसको इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं, कि किसी द्रव या गैस की परत या दूसरी परत पर फिसलने के मध्य घर्षण बल लगता है जो उनके आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। माना कि कोई द्रव किसी क्षैतिज समतल ए और बी पर बह रहा है, तो द्रव, ठीक है, बह रहा है, तो उसकी ऊर्जा परत ए बी तल के संपर्क में रहती है। इसको समझ लिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इस प्रकार किसी द्रव या गैस को दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं, ठीक है। हालांकि पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन परिभाषा के तौर पर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको यहाँ से याद करना है, बीच में से पढ़ना है, समझना है, याद नहीं करना है। अतः श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी भिन्न
वो अपने विभिन्न परतों से होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है। इसको भी पढ़ना, विरोध करता है। इनमें जीवन में होने वाली अनेक घटनाओं से श्यानता का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे जितनी तेजी से हम वायु में दौड़ सकते हैं उतनी तेजी से जल में नहीं दौड़ सकते। इसका कारण क्या है कि जल की श्यानता वायु से अधिक है। जल की श्यानता वायु से अधिक है, ये बात सत्य है कि हम अगर जमीन पे वायु के साथ दौड़े तो जितनी तेज दौड़ पाएंगे, जल में उतना तेज नहीं दौड़ पाएंगे। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाला संसंजक बल के कारण होती है। जब द्रवों में विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति होती है तो द्रव के अणुओं के बीच दूरी बढ़ता है, जिसका संसंजक बल विरोध करता है। फलस्वरूप श्यानता की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत गैसों में श्यानता इसके एक परत से दूसरी परत में अणुओं का स्थानांतरण के कारण होती है। अतः गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है क्योंकि इसके विभिन्न परतों में अपेक्षित गति नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्या कि श्यानता का दूसरा मतलब गाढ़ापन भी होता है। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना से अधिक होता है। पानी कम गाढ़ा होता है, उसकी श्यानता कम होगी। शहद और ग्लिसरीन जो अधिक गाढ़ा होता है उसका श्यानता ज्यादा होगा, और घी भी उसका श्यानता ज्यादा होगा। यदि एक बर्तन में शहद और दूसरे बर्तन में पानी लेकर बारी बारी हिलाकर छोड़ दे तो शहद पानी की अपेक्षा जल्दी रुक जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उसमें श्यानता अधिक है। वायु की श्यानता के कारण ही बादल के कण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं तथा बादल आकाश में तैरते प्रतीत होते हैं। फिर श्यानता का ताप प्रभाव देख लीजिए कि ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैस की श्यानता बढ़ जाती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। व्यवहार में ऐसा द्रव असंभव है परंतु जल आदर्श द्रव के निकटतम है। फिर श्यानता का गुण है। किसी तरल श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी द्रव को दो परतों के बीच लगने वाला श्यान बल है। ठीक है, प्रत्येक परत का स्रोत देख लीजिए। फिर यहां से देखिए, अतः किसी द्रव की श्यानता गुणांक उसके अंदर एकांक क्षेत्रफल वाले दो परतों के बीच कार्य करने श्यान बल के बराबर होता है। उन परतों के बीच एकांक वेग क्या होता है? प्रवणता होता है। श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक डेकापॉइज होता है। क्या होता है? डेकापॉइज होता है या पॉइजली होता है। पॉइजली होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीआई कहलाता है। और इसे पास्कल सेकेंड के नाम से भी पास्कल सेकेंड भी कहते हैं। इसे प्रायः किससे? एन ईटा से ईटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? ईटा द्वारा। ठीक है, फिर सीमांत वेग पढ़ लेंगे। सीमांत वेग आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है। किसी वस्तु, ठीक है, कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है। तो इसमें क्या होता है कि इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, सीमांत वेग की इस स्थिति में वस्तु का भार श्यान बल एवं उत्प्लावन बल के योग के बराबर हो जाता है। अतः वस्तु पर कार्य करने वाले बलों की बीजीय योग क्या होगा? शून्य होगा। अतः वस्तु का त्वरण भी शून्य होता है। यह वेग क्या है? वेग की वस्तु त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात बड़ी वस्तु में वेग अधिक और छोटी वस्तु में बहुत कम होता है। पैराशूट की सहायता से नीचे उतरता है। सैनिक सीमांत वेग से पृथ्वी पर उतरता है। बादल आकाश में तैरते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि बादल भाप के लिए बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। इन कणों का सीमांत वेग बहुत कम होता है, अर्थात जिससे वे वायु की दिशा में बह सकते हैं, जिससे उसका कारण क्या होता है? कारण समूह तैरता हुआ प्रतीत होता है। फिर तरल प्रवाह देख लीजिए। तरल प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है कि जब द्रव प्रत्येक कण प्रवाह के दौरान उसी बिंदु से गुजरता है जिस बिंदु से वह अपने पहले वाला कण गुजरा था, तो द्रव प्रवाह का क्या होता है? धारा रेखीय प्रवाह हो जाता है। फिर अविवर्तता का सिद्धांत है, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, इसको छोड़िए। फिर इसी के बारे में दिया गया है। क्रांतिक वेग है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, छोड़ दीजिए, पढ़ लीजिएगा, सिर्फ पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ के छोड़ दिया। बर्नौली प्रमेय, जब कोई असंबंधीय और असमान द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता तो उसका मार्ग प्रत्येक बिंदु पर उसका एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान के कुल ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। और यदि द्रव का एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान का दाब ऊर्जा
P द्रव का घनत्व P पृथ्वी तल से h है, तो वेग v बराबर बर्नौली का प्रमेय के अनुसार ये हो जाता है। सिर्फ पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है। उपरोक्त समीकरण में दूसरा एवं तीसरा पद क्रमशः दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा को बतलाते हैं। यह प्रमेय गैसों के प्रवाह के लिए सत्य है। इस प्रमेय से स्पष्ट है कि यदि तरल दाब बढ़ता है तो इसका वेग कम हो जाता है, और यदि वेग बढ़ता है तो दाब कम हो जाता है। और यदि द्रव प्रवाह क्षैतिज तल में हो तो h नियत रहता है। इसका एकांक आयतन के लिए P प्लस 1/2 PV स्क्वायर बराबर नियतांक माना जाता है। बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग कर लीजिए। देखिए, वेंटुरोमीटर होता है, यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी नली का द्रव प्रवाह दर ज्ञात किया जा सकता है। द्रव प्रवाह दर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये किस द्वारा होता है? वेंटुरीमीटर द्वारा होता है। फिर देखिए क्या होता है, ये इसका सूत्र हो गया। अनुप्रस्थ काट वाले दो बिंदुओं के मध्य के बीच दबांतर होता है। फिर समुद्र से एक दिशा से दूसरे वाले गतिमान जलयानों के निकट आ जाने पर उसके बीच का संकरा हो जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग का एग्जाम्पल, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2-3 बार पढ़िएगा। यहाँ तक उसका एग्जाम्पल हो गया। फिर आज आ जाता है वायुमंडलीय दाब पढ़ेंगे, जो कि किसका है? गैस का है। किसका है? गैस का। अभी तक ठोस पढ़ लिए हैं, द्रव पढ़ लिए हैं, अब गैस में आ रहे हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, और वायुमंडल में उपस्थित वायु हम सभी अत्यधिक दबाव डालती है, जिस कारण वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना वॉन ग्यूरिक ने की थी। किसने की थी? वॉन ग्यूरिक ने की थी। सामान्यतः वायुमंडल दाब का यह दाब होता है कि जो पारे के 76 सेंटीमीटर वाले एक स्तंभ पर 0 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले काट के पारे 76 सेंटीमीटर लंबे स्तंभ के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात वायुमंडल पर हमेशा 16,000 किलोग्राम का दबाव डालता रहता है, लेकिन फिर हमें उनका अनुभव नहीं होता। इसका कारण है कि वो हमारे अंदर खून एवं अन्य कारक अंदर से दबाव डालते हैं, जो वायुमंडलीय दबाव को संतुलित करता रहता है। ठीक है, हमारे बॉडी का बहुत सारा ब्लड हो गया, अंदर से दबाव डालता है, इसलिए वायुमंडलीय दाब को हम लोग आभास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम आभास नहीं कर पाते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। पृथ्वी की निकट समुद्र तल से प्रति 110 मीटर की ऊंचाई चढ़ने पर वायु दाब 1 सेंटीमीटर पारा दाब, जो कहा जाता है, कम हो जाता है। इसके दैनिक जीवन में कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब घटने के कारण पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, जिससे गुप्त उष्मा का मान कम हो जाता है। फलस्वरूप खाना देर से पकता है। वायुयान में बैठे यात्री को फाउंटेन पेन, स्याही का रिस जाना, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून निकलने लगना आदि घटनाएं वायुमंडलीय दाब के कारण होती है। यानी कि अगली बार जब किसी आपके नाक से खून बहे या फिर पेन अगर पॉकेट में रखा कलम लीक कर जाए, तो समझ जाइएगा कि ये वायुमंडलीय दाब के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? तो वायुमंडलीय दाब के कारण हुआ है। अब वायु दाब के मात्रक क्या है? 1 सेंटीमीटर पारा दाब बराबर देख लीजिए कितना होता है, 1.33 गुना 10 पर पावर 3 पास्कल। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। 1 बार बराबर 10 पर पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। 1 मिली बार बराबर 10 पर पावर 2 पास्कल हो गया। 1 टॉर बराबर 1 मिली, पारा दाब बराबर 1.33 133.8 पास्कल हो गया। फिर वायु दाब मापी आ जाते हैं। वायुमंडल दाब को बैरोमीटर या वायु दाब मापी से मापा जाता है। मैं अपने इंस्टा पर यह रील बताया हूँ बैरोमीटर के बारे में। ठीक है, उसके बाद टॉरिसेली के प्रयोग के आधार पर 14 ने इस यंत्र को बनाया था। इसके बाद बैरोमीटर को किसने बनाया था? टॉरिसेली के प्रयोग के आधार पर 14 ने इस यंत्र को बनाया था। इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। इसे 14 का बैरोमीटर कहते हैं। यह किसी समय वायुमंडल के दाब की ठीक जानकारी देता है। बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी, ठीक है, बैरोमीटर की सहायता से क्या होता है? मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है, ठीक है, तो आंधी आने की संभावना होती है, और जब इसका पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना रहती है। निद्रा वायुदाब मापी हो गया। मानक वायु
मंडलीय दाब हो गया। तो ये सब पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, याद नहीं करना है। इंपॉर्टेंट जो लगा वो अभी तक हाईलाइट था। कल होगा सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति जो कि खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा ध्वनि, दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा ध्वनि। फिलहाल अभी एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद क्विक रिवीजन कर लेंगे फटाफट कि पदार्थ के सामान्य गुण देख लेंगे। द्रव से ही है, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम है अथवा अधिक है तो अधिक होता है। स्वचलित हाइड्रोक्लोरिक ब्लैक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लुसेंट में हम आपको पढ़ा है तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं। इसका 3-4 ऐसा मात्रक है जो कि क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद है बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तो उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। नदी के समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की प्रतिक्रिया वह समुद्र के कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह की ओर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व का प्रभाव क्या, वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। फिर हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगता है? तो वायु दाब के कमी के कारण होता है। खून का निकलना भी वायु दाब के कमी के कारण अगर नक से निकलना। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्र का जल घनत्व नदी के जल से अधिक होता है, ठीक है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ की पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए बर्फ की पिघलती हुई पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये हम आपको अभी लुसेंट में जस्ट पढ़ाए हैं, मिला के देखिएगा। पृष्ठ तनाव का क्या है? पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल और आसंजक बल, वहां भी पढ़ा चुके हैं। बैरोमीटर के पैमाने अचानक गिरने पर मौसम दिशा किस इंगित करता है? तूफानी मौसम। अगर अचानक नीचे गिर जाए तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कुएं से पानी भरी बाल्टी खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई, ठीक है। उसके बाद वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण क्या है? कि वायुमंडल के घनत्व की तुलना के कारण बादलों का घनत्व अधिक होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील तैरती रहती है। पौधों में जड़ों की पर्णपातियों की ओर से जल बढ़ाने का कारण होता है केशिकत्व होता है। स्टोव की मिट्टी तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का केशिकत्व का गुण है। जब जब तक ज्ञात पदार्थ में किसी पदार्थ की प्रत्यावस्था क्या है, सर्वाधिक होती है, क्वार्टाज की होती है। अब मार्जक मिलाने पर पृष्ठ तनाव का प्रभाव क्या होता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर? तो केशिकत्व के सिद्धांत पर। समुद्री तल पर एक वायुमंडलीय दाब का कितना होता है? तो -1.013 गुना 10⁵ पास्कल के। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक है? तो -4 डिग्री सेल्सियस पे। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप शांत क्यों हो जाता है? तो श्यानता के कारण, ठीक है। और जल में श्यानता कम होती है। जो द्रव जितना गाढ़ा होगा उसमें श्यानता उतना अधिक होगा। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठा क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आंधी आने पर टीन की छत एवं छप्पर उड़ जाते हैं, क्योंकि इसकी ऊपर का वायुदाब नीचे की वायुदाब से कम होता है। किसी वस्तु के सतह का लंबवत गिरने वाला बल को क्या कहते हैं? तो प्रणोद बल कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण बल की तुलना में वायु में अधिक सरल गति है, ठीक है। इस तरह से तरंग गति हो गया। इस तरह से वीडियो पढ़ना है, समझना है, बुक देख लीजिए कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हम जितना पढ़ाए उतना कीजिए, रिजल्ट अपने आप बन जाएगा। इसी को रिवीजन कीजिए, इसी से नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिए, समझा दिए, समझिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। उसको समझने का प्रयास कीजिए, रटना नहीं है, रिजल्ट खुद ब खुद बन जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टॉपिक क्या रहेगा? अगला वीडियो का टॉपिक हमने बता दिया था। अगला टॉपिक है सरल आवर्त गति। एकदम छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट का आएगा।
सरल आवर्त गति, इसको क्लियर करके दूसरा चैप्टर ध्वनि में घुस जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद।